Dr. Aditya Gupta or Dr. Sumit Singh ji, I welcome you to the show, The Influencer Talks. Namaskar. Welcome. Thank you. We are you. honored to have you both internationally renowned neurologists in our show today. So let me tell you, Dr. Aditya Gupta is with Artemis Hospital as Chief of Neurosurgery, and he's also co-chief for CyberKnife. Dr. Sumit Singh is also with Artemis Hospital as Chief of Neurology and co-chief of Stroke Unit. And he's also an expert with the disease Parkinson's. First of all, we are honored to have both of you together on the show. और आप दोनों का एक लंबा साथ रहा है right from your All India Institute of Medical Sciences Day, जहां से आप दोनों ने एक साथ मेडिकल की पढ़ाई करी, फिर शायद वहां मेडिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ाया, और उसके बाद now for the last 17-18 years you are working together. So इसका भी एक खास रीजन है कि आप लोग साथ साथ काम करते हैं, और मैं डॉक्टर आदित्य से ये जानना चाहूंगा कि न्यूरो रिलेटेड ऐसा कौन सा काम है which keeps you bound with each other? Atul ji, first of all, thank you very much for inviting us to this program. My pleasure. हम लोग के लिए काफी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक ऐसी चीज को हाईलाइट करने को जिसकी एक्चुअली मेडिसिन में और न्यूरो साइंसेस स्पेसिफिकली बहुत जरूरत है, वो है एक अच्छा टीम वर्क। तो जो आपका क्वेश्चन है कि किस वजह से हम लोग इतने साल हम लोग साथ से काम कर रहे हैं, देखिए बेसिक इशू क्या है कि जब भी हम किसी कॉम्प्लिकेटेड फील्ड में जाते हैं तो हमें पता नहीं किस मोड पे पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट एक स्पेशलाइज्ड वे में जरूरत पड़े, किसी को सर्जरी की जरूरत पड़े। सेम पेशेंट इमरजेंसी सिचुएशन में आ सकता है जिसकी शायद मैं ज्यादा मदद कर पाऊं, मेरा कोई पेशेंट ऐसा हो सकता है जो इमरजेंसी में इमीडिएटली जिसको डॉक्टर सुमित की जरूरत पड़े। तो पेशेंट्स अलग अलग तरह के हैं, उनको हम में से किसी टाइम पे भी किसी की जरूरत पड़ सकती है। सेम पेशेंट को अपने डिजीज के अर्ली फेज में और लेट फेज में शायद कभी मेरी जरूरत पड़े, शायद कभी डॉक्टर सुमित की जरूरत पड़े। तो बेसिकली इसी वजह से इंटीग्रेटेड न्यूरो साइंसेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नीड है हमारी कंट्री में, और जैसा हम अपने आसपास देखते हैं बहुत ही कम ऐसे सेंटर्स हैं जिन्होंने सक्सेसफुली टीम वर्क को न्यूरो साइंसेज में इम्प्लीमेंट किया है। ओके, तो आपका जो साथ है बेसिकली एट व्हाट लेवल you two work together, मतलब जैसे एज ए न्यूरोलॉजिस्ट आप काम करते हैं, देन यू डू द सर्जरीज, तो किस लेवल पर आप लोग एक दूसरे को रिकमेंड करते हैं या कैसे करते हैं सर? देखिए ये बहुत सारे हमारे आपस में प्रोफेशनल इंटरेक्शंस होते हैं। आपको छोटा सा एग्जांपल दें कि न्यूरोसर्जरी और न्यूरोलॉजी में एक्चुअली हम थोड़ी थोड़ी डिफरेंट डिजीजेस के एक्सपर्ट हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा। अब जैसे स्ट्रोक जैसी बीमारी है, पार्किंसन डिजीज जैसी बीमारी है, न्यूरोमस्कुलर बीमारियां होती हैं जैसे मायस्थीनिया हो गई, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गई, उसमें न्यूरोफिजिशियन का प्राइमरी रोल रहता है जैसे डॉक्टर सुमित का। किसी पेशेंट को हेड इंजरी हो जाए, किसी के ब्रेन में ट्यूमर हो, या किसी के स्पाइन की प्रॉब्लम हो, या किसी को मतलब अगर हम बोले कि ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाए जिसके लिए इमीडिएटली हमें कुछ करना पड़े, तो इस तरह की बीमारियों में एज न्यूरोसर्जन्स हम प्राइमरी रोल प्ले करते हैं। तो एक तो ये है कि बीमारियां थोड़ी अलग अलग हैं जिनमें हमारा एक्सपर्टीज है। कुछ बीमारियों के एडवांस स्टेज में सर्जरी का रोल आता है, तो यहाँ मेरी डॉक्टर सुमित से बहुत क्लोज इंटरेक्शन रहती है। फॉर एग्जांपल पार्किंसन डिजीज, फॉर एग्जांपल एपिलेप्सी जो मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रही है।
तीसरा है कि किसी भी बीमारी के किसी भी एक अक्यूट फेज में हो सकता है हमारी जरूरत पड़े, या अगर किसी बीमारी की डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं बन पा रही है, तो जैसे डॉक्टर सुमित ने अपनी ओपीडी में एक पेशेंट देखा, उनके स्कैन में एक ब्रेन में एक कोई छोटा सा स्पॉट कहीं दिख रहा है, और उसको वो ट्यूबरक्लोसिस मान के फॉर एग्जांपल ट्रीट कर रहे हैं, बट पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो कई बार हमारे पास उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आती है कि ये जो पर्टिकुलर चीज है, इसका हम खास तरह का एक बायोप्सी कर सकते हैं जिससे हम डायग्नोसिस प्रूव कर पाए। तो जब हम एक साथ काम करते हैं तो एक्चुअली हम खुद भी सरप्राइज हैं कि इतने एवेन्यूज हैं जिसमें एक्चुअली आपस में प्रोफेशनल इंटरेक्शन होना चाहिए। डॉक्टर सुमित, बेसिकली आप एज ए न्यूरोलॉजी हेड ऑफ ए डिपार्टमेंट, आप मुझे ये बताएं कि ब्रेन हेल्थ को कैसे आदमी मेंटेन कर सकता है? कौन सी ऐसी एज, जनरली तो यू नेवर नो, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक जनरली अगर एक नॉर्मल इंसान है तो वो अपनी ब्रेन का हेल्थ का ध्यान कैसे रखे, और किस एज से ज्यादा जरूरी हो जाता है ये ध्यान रखना? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मस्त रहो, जस्ट स्टे रिलैक्स्ड, राइट, don't bother too much about everything, don't bother about stresses in life, but at the same time ये तो हमने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर लिया, बट कुछ मेडिकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि लिपिड प्रोफाइल है, खून में चर्बी कितनी है, ब्लड प्रेशर कैसा है, आपकी शुगर्स कैसी चल रही है, ठीक है, इन सब चीजों को कंट्रोल करना जरूरी है। आपका ब्लड प्रेशर ठीक है या नहीं है, ये चेक करना जरूरी है। कई दफा खून गाढ़ा हो जाता है तो बॉडी में मल्टीविटामिन्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, विटामिन डी कम है या नहीं है, इन सब चीजों को इवेल्युएट करना जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज, अवॉइडेंस ऑफ स्ट्रेसेस एंड अवॉइडेंस ऑफ फास्ट फूड्स, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो फास्ट फूड से ट्रिगर ऑफ होती हैं, जैसे कि माइग्रेन, हेडेक है, तो कई टाइप के 5 फास्ट फूड्स हैं, जैसे कि चीज है, मोज़रेला जो बर्गर और पिज्जा में लगती है। फिर हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो इस तरीके का है कि यार स्क्रीन टाइम इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ कोविड एंड सेवरल अदर थिंग्स। सो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारी पूरी लाइफस्टाइल पे बहुत ज्यादा बियरिंग करती है। राइट। तो यदि हम एक जिस्ट के तरीके से बात करें तो इफ वी गो इनटू द प्रिमिटिव एज, कि जब आदमी सुबह जल्दी उठता था, जल्दी सोता था, रेगुलर एक्सरसाइज करता था, नॉर्मल हेल्दी घर का बना हुआ खाना खाता था, तो वो तो बेस्ट तरीका है। बट इन सब चीजों को कम से कम यूटिलाइज करें, जो आर्टिफिशियल चीजें हैं, तो उससे ब्रेन हेल्थ को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है। सर, आजकल एक बहुत कॉमन है हेडेक्स, स्पेशली माइग्रेन, जो भी आपने कहा। तो माइग्रेन आपने एक शिद्दत इस पे हेडेक्स के ऊपर आपने एक इंटरनेशनल गाइडलाइंस भी कुछ बनाई है, तो कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अवॉइड हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं, आप अगर जो ये कहें कि मुझे हाथ पे चाकू तो मारना है लेकिन मेरे को खून नहीं निकलना चाहिए, तो वो असंभव है। तो माइग्रेन यदि आपको होना है और आपके पर्टिकुलर ट्रिगर्स आपके कांटेक्ट में आएंगे तो सरदर्द होगा। सो माइग्रेन इज बेसिकली कि एक जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड इंडिविजुअल जिसको माइग्रेन होना है, जब भी वो कुछ ऐसे पदार्थों के संपर्क में आएगा कि जिनके एक्सपोजर के बाद उसको सरदर्द होना है, तो दुनिया की कोई ताकत उस सरदर्द को रोक नहीं सकती। सो माइग्रेन का ट्रीटमेंट या माइग्रेन की डायग्नोसिस इस बात पर निर्भर करती है कि मरीज के साथ आप कितना समय व्यतीत करते हैं। 5 मिनट का समय जो आप मरीज के साथ व्यतीत करते हैं, उससे 5-6 क्वेश्चंस पूछते हैं, वो 5-6 इन्वेस्टिगेशंस जो बहुत कॉस्टली हैं, उन पे बहुत भारी पड़ता है। राइट। और यदि आपने मरीज से 5 मिनट व्यतीत कर लिए तो आपको पता चल जाएगा कि इस मरीज को माइग्रेन है या उससे मिलती जुलती कोई और हेडेक टाइप का डिसऑर्डर है। राइट। उसके बाद जस्ट अवॉइडेंस ऑफ ट्रिगर्स, लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड मेडिसिन्स इफ रिक्वायर्ड टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ माइग्रेन्स। ऑलराइट। Dr. Aditya, I have a question. It's a very different from your specialty, but of course from medicine, especially for the medicines. It is generally said that allopathy medicines or allopathy treatments, they are just based on the symptoms what are available. They are not able to cure the disease by roots.
So what are your comments, sir? What do you think about it? देखिए, मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि एलोपैथिक सिस्टम में बेसिकली जो एक चीज हम भूल जाते हैं, और आई थिंक सर रॉबर्ट हटचिसन जो थे यूके के एक बहुत ही रेनाउंड फिजिशियन थे, जिन्होंने काफी बेसिक टेक्स्ट बुक्स क्लिनिकल एग्जामिनेशन की मेडिसिन की लिखे हैं जी। उन्होंने ये डिक्टम दिया था कि मेडिसिन्स आर टू बी यूज्ड very very specifically as few as possible and for the shortest duration possible. Alright. तो देखिए इसी में हमको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिलती है जो हम लोग ओवरलुक कर जाते हैं कि मेडिसिन्स आर टू बी यूज्ड इन कंजंक्शन विद अदर एक्टिविटीज टू प्रमोट हेल्थ, जिसमें से काफी सारी चीजें अभी डॉक्टर सुमित ने बताई हैं। जी। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमें डॉक्टर सिर्फ ये एक्सरसाइज और जो सारी चीजें डॉक्टर सुमित ने बताई हैं जी, और मैं डॉक्टर सुमित मेरे ख्याल से एग्री करेंगे, अगर अपने प्रिस्क्रिप्शन में पहली 10 चीजें वो ये लिख के पेशेंट को देंगे और उसके बाद एक दवाई लिख के देंगे प्रिस्क्रिप्शन में, तो 90% चांस है कि पेशेंट बोलेगा जी ये पता नहीं कौन से डॉक्टर के पास में चला गया। ये फैक्ट है, वेरी ट्रू। इन अ लाइटर वेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो ये इंपॉर्टेंट चीजें इन कंजंक्शन विद एलोपैथिक ट्रीटमेंट चलनी चाहिए, इसको करना एक डिसिप्लिन रिक्वायर करता है, एक लाइफस्टाइल चेंज रिक्वायर करता है। वो हमारे पेशेंट्स में से या हम लोग खुद कितना कर सकते हैं अगर हमारे को जरूरत पड़े लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए, तो ये थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन के लिए पॉइंट है। तो व्हाट आई वांट टू से इज मेरा अपना व्यू एलोपैथिक मेडिसिन और सर्जरी के बारे में ये है जी कि यही बेस्ट एविडेंस है हमारे पास कि इस बीमारी में ये मेडिसिन हमें कुछ हेल्प प्रोवाइड कर सकती है। जो बाकी सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन हैं, मैं लुक फॉरवर्ड करूंगा अगर उनके पास प्रॉपरली कैरिड आउट रिसर्च पब्लिकेशंस जिसमें कि डेमोन्स्ट्रेट किया है कि इस बीमारी में इस दवाई से इतने % पेशेंट्स को इतना फायदा होता है। तो जो एलोपैथिक सिस्टम है जिसकी वजह से वो इतनी पॉपुलर है कि पिछले 100 साल से ज्यादा का कई डिजीजेस में हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि पेशेंट को अगर ये में मेडिसिन देंगे तो क्या होगा, उनमें से कितने पेशेंट अच्छे होंगे, उसका इफेक्ट क्या होगा, साइड इफेक्ट क्या होगा। ये एक सिस्टमेटाइज्ड सिस्टम है जो कि एक एविडेंस बेस्ड सिस्टम है जो कि कुछ लैक्यूना बाकी सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन में एट द प्रेजेंट मोमेंट है। ऑलराइट सर, मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ श्योर सर, प्लीज। आप अगर जो कोई भी पेशेंट आपके पास ओपीडी में आता है जी और आप उसको कोई भी दवाई लिखते हैं ना, तो सबसे पहले बोलता है डॉक्टर साहब इसके साइड इफेक्ट्स क्या है। हाँ बिल्कुल। इफेक्ट्स के विषय में उसको इतनी चिंता नहीं होती, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन होता है साइड इफेक्ट्स क्या है। ये वही मरीज हैं जो गोलगप्पे खाने से पहले ये नहीं पूछते कि आलू कहाँ से आ रहे हैं, जो छोले भटूरे खाने से पहले ये नहीं पूछते कि वो प्याज कहाँ पे कट रही है, जो चाउमीन खाने से पहले ये नहीं पूछते कि ये जो गोभी है इसके इरिगेशन में सीवर का वाटर यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। हर मरीज सबसे पहले, और ये इंडिया में नहीं है पूरी दुनिया में है, कि सबसे पहले वो साइड इफेक्ट्स के विषय में सोचता है, इफेक्ट्स के विषय में नहीं सोचता। एब्सोल्युटली। बहुत सारी पद्धतियां ऐसी हैं जो ये क्लेम करती हैं कि उनकी बीमारियों को ट्रीट करने का जो सिस्टम क्रिएट करते हैं उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। वो साइड इफेक्ट्स हम देखते हैं। बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो ये क्लेम करते हैं कि हमने कैंसर ठीक कर दिया, जो हमने किडनी की प्रॉब्लम्स ठीक कर दी, हमने पार्किंसंस ठीक कर दिया, हमने मस्कुलर डिस्ट्रोफी ठीक कर दी। वो जो दवाइयां देते हैं उसमें उनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता होता, जैसा डॉक्टर आदित्य ने बताया है। उनके ना इफेक्ट्स प्रूवन होते हैं ना उनके साइड इफेक्ट्स प्रूवन होते हैं, उनके पीछे कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं होती। मैं इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का बहुत बड़ा प्रमोटर हूं, परंतु इंडियन सिस्टम को समझने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो आज हैं नहीं, अनफॉर्चुनेटली। सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण जी को दूसरा जीवन दिया था, लेकिन आजकल सुषेण वैद्य अवेलेबल नहीं है। आजकल एलोपैथी अवेलेबल है जिसके इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स, रिस्पॉन्सेज सब कुछ प्रूवन है, पब्लिश्ड है, जिसके बारे में कोई डिस्कशन का पॉइंट हो नहीं सकता। तो डॉक्टर सुमित, आप पोस्ट कोविड एरा में अगर हम देखते हैं तो किस तरह के ऐसे न्यूरो इश्यूज हैं जो आप ज्यादा
देखते हैं पेशेंट्स के अंदर? कुछ पुराने एग्रीवेट हुए हैं या कुछ नए क्रिएट हुए हैं, वो थोड़ा सा बताएं। पोस्ट कोविड ईरा में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स हमने देखी हैं, दैट इज पोस्ट कोविड वीकनेस एंड एस्थीनिया। एस्थीनिया मींस काम करने की शक्ति कम हो जाना, और मैं खुद उसका भोगी हूँ, इसीलिए मैं बता सकता हूँ जी। तो जो सेकेंड वेव कोविड की आई थी, उसके बाद जिस लेवल की वीकनेस कोविड ने क्रिएट करी थी वो अनमैच्ड है। सो हालांकि कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको हल्का सा बुखार हुआ, हल्की सी खांसी हुई, लेकिन 2 से 3 महीने लग गए उनको पूरी तरीके से रिकवर होने में, क्योंकि उनको वीकनेस की फीलिंग बहुत ज्यादा रही। जी। दूसरी चीज, फॉगीनेस ऑफ मेमोरी, राइट, फॉगीनेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, कंफ्यूजन, ये चीज ऐसी है जो मैं स्वयं भोग रहा हूं, तो मुझे मालूम है कि ये डेफिनेटली और कई पेशेंट्स होंगे जो इसको भोग रहे होंगे जी। तीसरी चीज है कि पोस्ट कोविड हमने ये देखा है कि पेशेंट्स का ब्लड जो है वो थोड़ा सा ज्यादा थिक हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, सडन कार्डियक डेथ्स और स्ट्रोक, इन सब चीजों की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। तो इसीलिए पोस्ट कोविड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मरीज अपने आप को बाहुबली न समझे, धीरे धीरे आराम से अपनी लाइफ को लीड करें। एक्सरसाइज करने की कोई जल्दी नहीं है, यदि वजन बढ़ गया है ठीक हो जाएगा, यदि वीकनेस फील हो रही है ठीक हो जाएगी, लेकिन किसी भी प्रकार से अननेसेसरी फिजिकल एक्टिविटी करके अपने हार्ट और अपने ब्रेन पे जरूरत से ज्यादा बोझ न डालें। डॉक्टर आदित्य, कि एक नेक्स्ट में सवाल पूछना चाहूंगा पार्किंसंस के बारे में, डिजीज है, तो पहले तो बताएं क्या ये सिर्फ एज से ही वो होती है, एज फैक्टर ही इसके लिए काफी है, या और भी फैक्टर्स हैं जिसके लिए होता है, और क्या इसको डिले किया जा सकता है या इसको अवॉइड किया जा सकता है विद सम एफर्ट्स? देखिए, ये जो आपने सवाल पूछा, बेसिकली ये मैं कहना चाहूंगा कि पार्किंसन डिजीज उन बीमारियों में गिनी जाती है जिसको हम नर्वस सिस्टम की डीजेनरेटिव डिजीजेस कहते हैं। अब इस बीमारी का जो सबसे इंपॉर्टेंट जेनेसिस है कि ब्रेन का एक पार्ट होता है सबस्टेंशिया नाइग्रा, और वहां पे कुछ सेल्स होते हैं जो डोपामीन सेक्रेट करते हैं। डोपामीन ब्रेन के लिए एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, इमोशनल सिचुएशंस के लिए, हमारी फिजिकल एक्टिविटी के लिए डोपामीन ब्रेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है। तो जिन पेशेंट्स को पार्किंसन डिजीज होती है उसमें सबस्टेंशिया नाइग्रा में डोपामीन प्रोड्यूसिंग सेल्स खत्म होने लगते हैं बहुत ही फास्ट रेट पे, और जब ये लगभग खत्म हो जाते हैं उस टाइम पे सिम्टम आने शुरू होते हैं, क्योंकि हमारी ब्रेन की जो कॉम्पेंसेटिंग कैपेसिटी है वो काफी अच्छी है। यूजुअली 5th डेकेड 6th डेकेड में शुरू होती है बीमारी, और पर इसका एक वेरिएंट होता है जिसको यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज कहते हैं। तो उसमें ये 20s और 30s में भी शुरू होती है, और सबसे बहुत ही रेयर वेरिएंट होता है जिसमें हेरिडिटरी हो सकती है बीमारी। तो जो आपने बाकी फैक्टर्स पूछे, एक्चुअली डॉक्टर सुमित से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ और इन फैक्टर्स के बारे में बताएं, क्योंकि मोस्टली जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट है पार्किंसन डिजीज का वो डॉक्टर सुमित करते हैं। जी, ओके, थैंक यू आदित्य। सो देखिए, पार्किंसंस में ये तो बताना असंभव है कि ये क्यों हुआ। राइट। बहुत सारी थ्योरीज हैं, और जब बहुत सारी थ्योरीज होती हैं तो उनमें से कोई भी ठीक नहीं होती, क्योंकि थ्योरीज बनती ही तब है जब हमें प्रूफ नहीं मिलता। राइट। ये हमें सबको पता है कि ब्रेन में डोपामिन बननी बंद हो गई है, परंतु उसके पीछे का मुख्य कारण किसी को नहीं पता। लेकिन जब एक दफा बननी बंद हो जाती है डोपामिन ब्रेन में, तो उसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई ऐसी दवाई नहीं है जो कि ब्रेन में डोपामिन का बनना दोबारा से शुरू कर सके। जो भी हम दवाइयां देते हैं वो बाहर से डोपामिन या उससे मिलती जुलते रासायनिक पदार्थों को ब्रेन में पहुंचा देती है। इंपॉर्टेंट चीज ये है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और हेल्दी लाइफस्टाइल, पर्टिकुलरली विटामिन्स की मात्रा आपके शरीर में ठीक रहे, फिजिकल एक्टिविटी आपकी रेगुलर रहे, तो उससे आपकी जो मांसपेशियां हैं वो पूरी तरीके से रिलैक्स्ड रहेंगी और पार्किंसंस का इफेक्ट आपके बॉडी पे कम से कम रहेगा। दूसरी चीज ये है कि यदि पार्किंसंस हो जाए तो उसके लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि पार्किंसंस है, प्योर पार्किंसंस, जैसा कि मैंने बोला कि
पार्किंसंस जैसी भी कुछ बीमारियां होती है उसके विषय में डिस्कशन बहुत लंबा चल जाएगा, बट यदि प्योर पार्किंसंस है तो दवाइयां रेगुलरली लें, अपने आप को किसी प्रकार से हीन ना समझें, और ये बात हम ऑलमोस्ट गारंटी के साथ कह सकते हैं कि यदि मरीज को प्योर पार्किंसंस डिजीज वाली बीमारी है तो जब तक वो जीवित हैं हम उनकी लाइफस्टाइल को और उनकी एक्टिविटीज को एक नॉर्मल लेवल तक रखने में सक्षम रहेंगे. So, Dr. Aditya, please tell us something about CyberKnife. You actually had that at the Artemis Hospital. What exactly it is? It is something in very brief. Right. So, CyberKnife is a very, very interesting treatment available to selected patients who have a small non-cancerous tumor in the brain or in the spine, or in fact, anywhere in the body. Okay. The interesting thing about this treatment is that the patient comes to the hospital in the morning. All right. 40 minutes they spend on the CyberKnife machine and they go back home the same day, having the tumor fully treated. Oh, that's so this is basically precisely focused, very, very heavy dose of radiation, which kills any and every tumor cell which is there. And this is basically image guided, image directed, highly precise delivery of very, very focused radiation. So this is why it is called radiosurgery, not radiotherapy. Patients usually get confused between the two things. So what I usually tell the patients is radiotherapy is for cancer, radiosurgery is mostly for non-cancerous tumors. Radiotherapy, you give 20-25 sessions, a small dose every day. Right. But in radiosurgery, you give a very heavy dose in 1 or 3 sessions to completely kill the tumor cells. So some other diseases can also be treated with the CyberKnife. For example, abnormal clump of blood vessels in the brain, which is called arteriovenous malformation. There is a face pain syndrome, which is called trigeminal neuralgia. So that is a disease which we can also successfully treat using the CyberKnife. All right, Dr. Aditya, Dr. Sumit, I really thank you for sparing some time and talk to us. And it was an honor having both of you together on the show. I thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.